सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास में हम लोग को क्या क्या जानना है, पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। समास में हम लोग को ये जानना है कि समास कहते किसे हैं, समास के कितने भेद होते हैं, कुछ है इनके उदाहरण, भेदों का भी भेद हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है, अगर हो सके तो। वैसे सिलेबस में तो नहीं है। भेदों का परिभाषा, भेदों का उदाहरण, समास विग्रह करने के लिए हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। समास विग्रह है क्या, समासिक शब्द क्या है, समासिक शब्द को और किस नाम से जाना जाता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं समास। समास क्या है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समझ में आ गया ना, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, ध्यान देना संधि में वर्ण का मेल था, इसमें पद का मेल है, मेल का मतलब था मिलना। विभक्तियों, दूसरा परिभाषा में बता रहा हूँ, विभक्तियों, प्रत्ययों या परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को छोड़कर दो या अधिक पदों का मिलकर एक शब्द बनना समास कहलाता है। स्पष्ट हो गया ना, ध्यान देना होगा। विभक्ति छोड़कर, प्रत्यय छोड़कर, और तब ये क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। समासिक शब्द क्या है, समासिक शब्द को समस्त पद भी कहा जाता है। यह समस्त शब्द समास से उत्पन्न शब्द को समासिक शब्द या समस्त शब्द कहते हैं। जैसे गंगा जल, तो गंगा जल समासिक शब्द हुआ। जैसे चिड़ीमार, चिड़ीमार क्या हुआ, समासिक शब्द हुआ। दशानन, दशानन समासिक शब्द हुआ। स्पष्ट हो गया ना अब समासिक शब्द क्या है। फिर समास विग्रह क्या है, तो समासिक शब्द में आए शब्दों को, पदों को विभक्ति चिन्हों के साथ अलग करना समास विग्रह है। स्पष्ट हो गया। फिर समास का भेद 3 लाइन में हम लोग दर्शाएंगे। मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले इसको बता देता हूँ इस पेज को। तब गंगा जल अर्थात गंगा का जल, गंगा और जल दो शब्दों के परस्पर संबंध को बताने वाला शब्द पद का प्रत्यय का लोप होने से गंगाजल एक स्वतंत्र शब्द बना है, इसलिए गंगाजल एक समासिक शब्द है। और इस शब्द में गंगा और जल इन दो शब्दों का संयोग अर्थात मेल है, इस संयोग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब चलो मैं इसी पेज पर बता देता हूँ कि समास विग्रह हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया गंगा जल, तो गंगा जल हो गया ना, गंगा जल। तो गंगाजल में गंगाजल क्या है, तो ये समासिक शब्द है। क्या है, समासिक शब्द हो गया। अब चलिए गंगा का जल, गंगा का जल क्या हो गया, तो ये समास विग्रह हो गया। फिर चलिए गंगा का जल कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष, तो यह क्या हो गया, इसका भेद हो गया। स्पष्ट हो गया ना अब समास के बारे में। अब हम लोग चलते हैं समास के भेद। बच्चों वैसे तो समास के 7 भेद होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि समास के भेद 6 माने गए हैं, वैसे हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पर कि 6 मानेंगे, 7 मानेंगे। समास के भेद, पदों की प्रधानता के विचार से समास के 4 भेद हैं। प्रथम पद की प्रधानता के आधार पर, द्वितीय पद की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता, और चौथा है न तो प्रथम पद की प्रधानता, न द्वितीय पद की प्रधानता, बल्कि किसी अन्य पद अर्थात तीसरे पद की प्रधानता। चलो पूर्व पद, जिसे प्रथम पद को कहा जाता है, पूर्व पद या प्रथम पद। अंतिम पद को क्या कहा जाता है, अंतिम पद या फिर उत्तर पद। उत्तर का कई अर्थ होता है, एक उत्तर का मतलब दिशा, एक उत्तर का मतलब जवाब, ठीक है, समाधान, हल, और एक उत्तर का अर्थ होता है के बाद, जिसे पूर्वार्ध उत्तरार्ध मैंने बताया है तुम लोगों को। अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास, जिसका न तो प्रथम पद प्रधान हो न अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात न तो पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान हो, से बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व देखने से ही पता चला है, द्व ये 2 बार आया है, इसलिए इसके दोनों पद प्रधान हो गए, ठीक है। ये तो समझने का एक तरीका बोलचाल की भाषा में। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। स्पष्ट हो गया ना। अब चलो अंतिम पद की प्रधानता के आधार पर अर्थात तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। ये सब दिख रहा है ना तुम लोग को, इसमें से हम लोग को 3 को पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, नैया समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन सा है जी,
द्विगु समास। द्विगु राउंड अप में नहीं आ रहा है, आ गया। तीन के ही बारे में पढ़ना है, इन तीन को अपरिभाषा में आगे दूंगा, उदाहरण भी दूंगा, ठीक है। वैसे तत्पुरुष समास के छह भेद माने गए हैं। वो किसके अनुसार? कारक विभक्ति के अनुसार। कारक के कौन कौन से हैं? कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसमें प्रथम और अंतिम को हटा दो, कर्ता और संबोधन को हटा दो। कितने बच गए? 6। ये 6 तत्पुरुष के भेद होते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है: द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। स्पष्ट हो गया ना? वो जो विभक्ति चिन्ह बीच में छिपा रहता है उसी के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। जैसे को छिपा रहेगा तो द्वितीय अर्थात कर्म कारक है, से छिपा रहेगा तो इसी तरह से देखना, संबंध छिपा रहेगा काके की तो क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि संबंध बता रहा है। संबंध का जो सीरियल नंबर है ऊपर से वो 6 है, इसलिए। समास के भेद मैं बता दिया हूँ समास के भेद के बारे में, फिर भी एक बार स्पष्ट हो जाते हैं हम लोग। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और एक आता है नय्य समास। हालांकि वो नय्य समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि कर्मधारय के समास के अंतर्गत उसका रखा जाए तो कर्मधारय के अंतर्गत रखा गया है। वैसे तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय, द्विगु और नय्य तीनों आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कर्मधारय के नीचे नय्य रखेंगे। चलो, सवाल उठता है कि सर संधि और समास में क्या अंतर है? एक बार आप स्पष्ट कीजिए। बच्चों, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सेंस रखो। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, जबकि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अब स्पष्ट हो गया ना? मेल संधि में होता है जबकि समास में संक्षेप होता है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 और इसमें 2 या 2 से अधिक। इसमें वर्ण और इसमें शब्द, ठीक है ना? ये ध्यान देना होगा। जैसे सूर धन इस, इसको धन बोला जाता है, प्लस नहीं, प्लस का चिन्ह है जरूर, लेकिन इसे हिंदी में धन लिया गया है, ठीक है। सूर धन इस, सुरेश में 2 वर्ण, इसमें अ है, र में हलन धन अ, वर्ण वियोजन के बारे में लोग जानते हो, और दीर्घ ई का मेल हुआ है, इसलिए यह संधि का उदाहरण है, न कि समास का। गंगा जल समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 2 शब्द गंगा और जल परस्पर संबंध बताने वाले शब्द का को छोड़कर मिल गए हैं, इसलिए यहाँ पर समास है। स्पष्ट हो गया ना? संधि में वर्णों के संयोग से कभी एक वर्ण में तो कभी दोनों में विकार आ जाता है, और कभी दोनों की जगह तीसरा वर्ण आधमकता है। जैसे दिग्गज, दिक धन गज बराबर दिग्गज, समता के चिन्ह है ये, समानता का चिन्ह, समता या समानता या बराबर के चिन्ह भी बोला जाता है इसको। इसमें क में हलंत ग में परिवर्तित हो गया, अर्थात एक वर्ण का परिवर्तन हुआ है। इसमें देखना, ये दोनों वर्ण का परिवर्तन हो गया है, ठीक है ना? दोनों वर्णों में विकृति आ गई है। इसमें देखो, इसमें दोनों के बदले में कोई तीसरा आ गया है, ए आ गया है। स्पष्ट हो गया ना? अ और दीर्घ दोनों की जगह तीसरा ए आ टपका है। जबकि समास में विकार नहीं होता। विकार का मतलब होता है रूप परिवर्तन। समास विधान के संधि होने पर विकार होता है, ध्यान दीजिएगा। समास विधान के संधि होने पर विकार होता है। देशज शब्दों के समास में जो विकार होता है वह संधि विकार से भिन्न है, अलग है। इसमें समास के शब्द छोटे रूप में आते हैं, जैसे घोड़ों की दौड़ तो घुड़दौड़ होगा, पानी की चक्की तो इसको पंचक्की कहा जाता है। संधि में कभी कभी वर्णों का लोप होता है, जैसे अतः धन एव, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है, अतएव बन जाता है। समास में प्रायः प्रमुख पदों का लोप नहीं होता, प्रायः ध्यान दीजिएगा। इसमें एक मध्यम पद लोपी समास है, उसमें लोप होता है, लेकिन वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अर्थ ज्ञान के लिए अलबत्ता मध्यम पद लोपी समास में मध्यम पद का, ठीक है, आप पढ़ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे अव्ययी समास, पहला समास है। अब हम लोग समास के जितने भी भेद हैं उन सबका परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे, मैं समझने का प्रयास करेंगे। जिस समास का पूर्व पद अर्थात प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और जिसका समस्त शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब इसका बनावट क्या होता है? अव्यय और उसके बाद संज्ञा होता है। इसके 2 पद होते हैं ना समासिक शब्द में, ये हो। इसका रूप लिंग वचन आदि के कारण कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि अव्यय और धनव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च या फिर रूप परिवर्तन, ठीक है, जिसका रूप परिवर्तन न हो। संज्ञाओं के दुरुक्ति और अवयवों के दुरुक्ति से भी अव्ययी भाव समास होता है। संज्ञा 2 बार आ जाएगा, दुरुक्ति का मतलब हुआ कि एक ही पद का 2 बार आना।
द्विरुक्ति वाले शब्दों के बीच कभी कभी ही आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी केवल एक योजक चिन्ह अर्थात छोटा सा घटाव का चिन्ह जैसा योजक चिन्ह इसको बोला जाता है, दे दिया जाता है, हाइफन इंग्लिश में बोला जाता है। ये ध्यान देना होगा बच्चों कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। स्पष्ट हो गया ना। जैसे कुछ उदाहरण है, दिन दिन, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, हाइफन है, योजक चिन्ह है। धीरे धीरे, मन ही मन, इसमें ही है। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज कर देते हैं कि सर ये तो द्वंद्व समास है क्योंकि दिन और दिन यहाँ और छिपा है। बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह करते समय केवल दोनों पदों को अलग कर दिया जाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथाविधि, विधि के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जब तक जीवन है, व्यर्थ, बिना अर्थ का। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब यहाँ है। आरंभ में अर्थात जिसका पूर्व पद है भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, यावत, तमहलंत है, अधि, अनु, समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे तो वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। स्पष्ट हो गया ना। यथा जैसे यथा संभव, यथाशक्ति, यथोचित, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। प्रति, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्युत्तर, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। स्पष्ट हो गया ना। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने तुम लोग को बताया है। इसको अच्छी तरह से रिवीजन भी करते रहना, ठीक है, पुस्तक का भी सहारा लेना। अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद प्रधान, ये ध्यान देना होगा बच्चों। कौन सा पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान। इसका बनावट कैसा होता है, इसका बनावट होता है प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है, जबकि दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ का क्या है, विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है। दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह कारक छिपा रहता है, ठीक है, ये तत्पुरुष समास का पहचान है। अब इसी के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। कर्ता कारक छोड़कर, संबोधन कारक छोड़कर बचे कितने, 6, जो कि टोटल 8 होते हैं कारक। तो ये 6 के आधार पर होते हैं। विग्रह करते समय विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। जब विग्रह करेंगे, जैसे गंगा जल, ये क्या है, ये समासिक शब्द है। समझ में आ गया ना, समस्त पद इसको बोला जाता है, यह समासिक शब्द। ये क्या है, इसका विग्रह हो गया, कौन सा, गंगा का जल। और फिर यहाँ डैश देंगे और लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भेद होगा। स्पष्ट हो गया ना। 3 लाइन, 1 2 3। अच्छा, इसका कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद, अंतिम का पद। अब हम लोग चलेंगे गंगा जल। लाओ कहने से जल ही लाने के लिए कहा जाता है, ना कि गंगा को लाने के लिए कहा जाता है। अगर तुम्हें बोला जाए कि गंगा जल लेकर आओ, तो सच बताओ, तुम गंगा को लेकर आओगे या जल को लेकर आओगे? निश्चित रूप से तुम जल को लेकर आओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जल की प्रधानता है, न कि गंगा की प्रधानता है। अर्थात इसका अंतिम पद प्रधान है, इसलिए इसे समझ में आ गया होगा ना सबको। इस समास में अंतिम पद प्रधान है। कर्म तत्पुरुष, जैसे सुख को प्राप्ति, यहाँ को विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष। इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। आँख फोड़ा, आँख को फोड़ना, फोड़ने वाला, ठीक है। चिड़िया को मारने वाला, को यहाँ छिपा है, को छिपा है, इसलिए कर्म तत्पुरुष। तो कर्ण कारक, कर्ण तत्पुरुष, विद्या से हीन, मद से मत, गुण से हीन, रस से भरा हुआ, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति, को के लिए होता है ना इसका विभक्ति चिन्ह, हाँ, तो जहाँ को के लिए हो, जैसे रसोई के लिए घर। उसी तरह से अपदान तत्पुरुष से, हालांकि यहाँ पर अलगाव का बोध होगा, बंधन से मुक्त, बंधन में था लेकिन अब मुक्त हो गया, अर्थात बंधन से दूर हो गया, यहाँ दूरी का बोध होता है, जबकि यहाँ सटाव का बोध होता है। संबंध तत्पुरुष, जैसे प्रजा का पति, राज का हंस, राजा का हंस, कन्या का दान, सूर्य का उदय, का के की यहाँ है, संबंध तत्पुरुष होगा। अधिकरण तत्पुरुष, जैसे वन में वास, नगर में वास, पुरुषों में उत्तम, में और पर इसमें छिपा रहता है। मध्यम पद लोपी समास क्या है, ये तुम लोग को नहीं पढ़ना है, वैसे तुम लोग जानकारी की दृष्टि से देख सकते हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का भी इसमें क्या होता है। तो जैसे इसमें 3 पद हैं, 1 2 3। छाया पद, छाया पद तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, तो छाया प्रदान करने वाला पेड़। तो इसमें 3 पद है, इसमें तीसरा पद क्या हो गया है, लोप हो गया है। तीसरा पद, तीसरा नहीं, बीच वाला पद मध्यम पद है, तो इसलिए इसे मध्यम पद लोपी समास कहा जाता है। छाया तरु हो जाएगा इसका, तो छाया तरु समासिक शब्द हो गया। कर्मधारय समास क्या है?
जिस तत्पुरुष समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का समास हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। उपमान उपमेय क्या है, मैं क्लास में 9th क्लास के बच्चों को बता चुका हूँ। वैसे इसके लिए मैं अलग से वीडियो जारी करूँगा जिसमें उपमान उपमेय बतलाऊँगा, ठीक है। विशेष विशेषण क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जबकि विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेष्य बराबर संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो होता है उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। जैसे राम की गाय, किसकी गाय, राम की, ठीक है। जैसे सॉरी, यहाँ इसको ऐसे समझे आप लोग, गाय लाल है, गाय कैसी है, लाल है, तो लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। तो यह लाल शब्द किसकी विशेषता बता रही है, गाय की, गाय क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके समस्त पद समानाधिकरण होते हैं, ये छोड़ देना क्या। उत्तर पद इसका प्रधान होता है, किसका उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय के, चूंकि यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में क्या हो, समान हो। इसके भी कुछ भेद हैं, इन भेदों को तुम लोग छोड़ देना, ये तुम लोग को नहीं पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस ये बाहर की चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं इसका उदाहरण। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत का मतलब पिल्ला, पिल्ला क्या है, विशेषण है। जो अंबर, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो विशेषण और ये विशेष्य हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेष्य होता है। तो पिल्ला हो जिसका, पिल्ला है, सॉरी, पीत है जो अंबर अर्थात पिल्ला है जो अंबर, पीताम्बर, ये कर्मधारय समास होगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नीलगाय, नीली है जो गाय, नीला क्या है, नीली विशेषण है और ये क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर यह कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से और भी उदाहरण है, तुम लोग स्वयं देखना। जिसे कुमारी, तो कुंवारी लड़की, ये क्या होगा, कर्मधारय समास। श्रवणा, संन्यास ग्रहण की हुई, ठीक है। इस तरह से और भी है, तुम देखना। द्विगु समास क्या है, द्विगु समास बच्चों बहुत ही आसान है, तुम लोग स्वयं ही देखो। द्वि, द्वि मतलब होता है दो, दो दो क्या है, संख्यावाचक है। तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो, देखो जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है, संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। पंच तत्व, पंच मतलब पाँच, त्रि मतलब तीन, त्रिभुवन में, त्रिभुज में भी त्रि मतलब तीन, तो तीन क्या है, संख्यावाचक है। त्रिकोणा, ती, ती मतलब त्रिकोणा, तीन। दुअनी, दो मतलब दो, दुपट्टा दो, तीन, चार, छमाही छः है, छः मतलब 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम देख रहे हैं कि द्विगु समास भी तुम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद मतलब प्रारंभ का पद, वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। द्वंद्व समास क्या है, तो जिस समास के सभी पद समान हो, अर्थात इसके दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे माँ बाप, माँ और बाप, द्वंद्व समास में बच्चों ध्यान देना होगा, इसमें बीच में और जो संयोजक अव्यय है छिपा रहता है। जैसे माँ और बाप, लोटा और डोरी, हाथी और घोड़ा, ये इसका समासिक क्या बोलेंगे, इसको विग्रह, समास विग्रह है। गोला और बारूद, नाक और कान, भाई और बहन, और इसके भी कुछ भेद हैं, इनको तुम लोग छोड़ देना। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, इसका ये समास विग्रह हो गया। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, भाई बहन, भाई और बहन। बहुव्रीहि समास क्या है, तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि में क्या ध्यान देना होगा बच्चों, कि तुम लोग इसका हिज्जा जरूर देखना, बहुव्रीहि व्रीहि कैसे लिखा हुआ है। हर स्वीकार दीर्घिकार लिखने के समय बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां तुम लोगों से ना हो, इस पर विशेष ध्यान देना। अभी से देख लो तुम लोग। इसका याद करने का तरीका, ह्रस्व उ, दीर्घ ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व का इसमें संबंध है। बहुव्रीहि में बता दिया कि इसमें तीसरा पद का प्रधान होता है। देखिए एक और परिभाषा, इस समास के ठीक है, पदों में कोई भी, समासगत पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होती, बल्कि कोई तीसरा, ध्यान दीजिएगा, पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद की क्या होता है जी, विशेषण होती है। इसका तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में का अंतर है, कर्मधारय समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद द्वितीय का विशेषण होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों ही मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं। स्पष्ट हो गया ना। जैसे दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात जिसके आनंद 10 हों उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। तो 10 विशेषता बता रहा है, प्रथम पद है ये, 10 विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है,
दूसरे पद का, किसका, आनन का। कितने आनन हैं, 10। तो ये क्या बता दिया, कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास, 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण। ठीक, तो रावण की विशेषता कौन शब्द बता रहे हैं, 10 की आनन, दोनों बना रहा है, दोनों बता रहे हैं। 10 कितने आनन है, 10 4 आनन नहीं, 3 आनन नहीं, 5 आनन नहीं, बल्कि 10 क्या, 10 हाथ पैर नहीं, आनन, अर्थात दोनों विशेषता बता रहे हैं। जिसके 10 हो, गिनती में 10 हो और अंग में आनन हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, 10 आनन। अब हम लोग चलेंगे समास संबंधी कुछ अन्य बातें। हालांकि ध्यान देना होगा, यहाँ पर मैं एक नहीं बताया हूँ, नैया समास भी एक है। नैया, न का मतलब होता है नकारात्मक, अर्थात निषेधात्मक। वह समास जिसका प्रथम पद नकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, उसे क्या कहेंगे, नैया समास। फिर से, वह समास जिसका प्रथम पद निषेधात्मक हो, उसे नैया समास कहते हैं। नैया समास ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है। जैसे बेदाम, बिना दाम का, बे का मतलब हुआ बिना, बिना का मतलब नकारात्मक। अनाम, बिना नाम का। अनजान, बिना जान पहचान का। ठीक है, तो ये नैया समास हो गया। नैया समास का पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि नैया समास है। नैया समास का पहचान है वह समास या समासिक शब्द जिसका प्रथम पद न, अन, अ, बे, ब आदि है, और यहाँ इसका अर्थ निषेध के रूप में हो। निषेध का मतलब मना के रूप में, वहाँ क्या होगा, जैसे अमन, अ मतलब नहीं, मन मतलब मन, हृदय, ठीक है, चित्त, बिना मन का। तो यहाँ अ का अर्थ आया है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं है समास। अब हम लोग चलेंगे समास संबंधी कुछ विशेष बातें। एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं। देखो बच्चों, ये ध्यान देना होगा। जैसे दशानन, दशानन कौन सा समास है यहाँ तो भाई मतभेद हो जाएगा। देखिए, दशानन में 3 समास हैं। पहला, 10 है आनन, 10 संख्यावाचक है प्रथम पद, ठीक है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। 10 हैं जिसके आनन, क्या हो गया, कर्मधारय समास, क्योंकि इसका प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बता रही है। दशानन, फिर से 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण। यहाँ पर 2 पद हैं इस समासिक शब्द में, 10 और आनन। यहाँ न तो प्रधानता प्रथम पद की है और न ही प्रधानता द्वितीय पद की है। यहाँ प्रधानता एक तीसरे शब्द, नए शब्द, अन्य पद की विशेष, अन्य पद की प्रधानता है। वो कौन सी पद है, रावण का, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो दशानन में कितने समास हो गए, 3। कौन कौन, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। अब सवाल उठता है कि सर एग्जाम में जो ऑप्शनल आता है उसमें हम लोग किस पर टिक लगाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग बहुव्रीहि पर टिक लगाएंगे। अगर बहुव्रीहि नहीं होगा तब हम लोग कर्मधारय या फिर द्विगु पर टिक लगाएंगे। स्पष्ट हो गया ना, बहुव्रीहि के हम लोग प्रधानता देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, यह विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास उस पद में माना जाएगा। जैसे पीताम्बर, इसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है। पीत है जो अंबर, कर्मधारय। अब पीत है जो अंबर अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि हो जाएगा। विष्णु भगवान, पीत मतलब पीला होता है, अंबर मतलब कपड़ा होता है, तो पीला वस्त्र वो धारण करते हैं। स्पष्ट हो गया ना बच्चों। हाँ, अगला है, यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। ठीक है, फिर से, यदि एक समस्त पद में, एक समासिक शब्द में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी इसको विग्रह कर सकते हैं। उसमें दर्शा देंगे कि इसमें 2 समास है, 3 समास है, तीनों का नाम दे देंगे। अब चलो, ये तुम लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि समासिक पदों की सूची के लिए तुम लोग पुस्तक देख सकते हो। कौन सा पुस्तक पूछ सकते हो, मैं पूछने के लिए अवसर ही नहीं दूंगा। जो तुम्हारे पास पुस्तक उपलब्ध हो उसी को देखो। वैसे अन्य अलग अलग प्रकाशन के पुस्तक में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किसी प्रकाशन में संधि अच्छा तरीके से दिया है, तो किसी में समास दिया है, तो किसी में काल दिया है, किसी में वाच्य दिया है। अलग अलग पुस्तकों का अलग अलग विशेषता होता है। तुम्हारे पास जो भी उपलब्ध है उसी से देखो। अपने मित्र से मांग सकते हो, लेकिन अभी लॉकडाउन की पोजीशन में नहीं मांग सकते हो क्योंकि थोड़ा समस्या है। तो ये होमवर्क के रूप में है कि तुम लोग अपने पाठ्य पुस्तक गोधूली, वर्णिका में जो भी समासिक शब्द आते हैं उनका विग्रह करना। कम से कम 50-100 तो जरूर कर लेना, कम से कम मिनिमम वैसे 200-250 तक। ठीक है, ये रोज एक दिन मत करना, बल्कि साप्ताहिक रूप में, पाक्षिक रूप में, मासिक रूप में करना। 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी शब्द आए हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा, जैसे उपमेय, उपमान इत्यादि। ठीक है ना, तो धन्यवाद। ओके।